द प्लेस ऑफ ह्यूमंस इन नेचर, इस कायनात में इंसान का क्या मकाम है। कीप इन माइंड दैट ह्यूमंस ऑक्यूपाई अ यूनिक पोजीशन इन द यूनिवर्स। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है, उसे सोचने, समझने और परखने की नेमत से नवाजा है। Now, because of the brain power, human beings can make extensive use of natural resources and they can fulfill their needs for living purposes. But due to different events like earthquake, floods, these events help us to teach us that different elements of nature is not in human control. जैसे कि कायनात में बेशुमार अजाब नाजिल होते हैं और उसकी एक वजह अर्थक्वेक, फ्लड्स वगैरह है, जिससे इंसान को काफ़ी नुकसान होता है और ये सारी चीज़ें, इवेंट्स इंसान के कंट्रोल में नहीं हैं। नाउ इन डेवलप्ड सोसाइटीज ह्यूमंस आर पुटिंग दीज इन नेचुरल ऑर्डर्स। दिस डज नॉट हैपन बिकॉज ऑफ द इम्प्रूवमेंट और द एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी। इंसानों को चाहिए कि नेचर को एक ऑर्डर में रखे। देयर शुड नॉट बी एन एक्सटेंसिव यूज ऑफ वाटर, सॉइल और एयर। किसी किस्म का भी इम्बैलेंस पूरी नेचर के ऑर्डर को डिस्ट्रॉय कर सकता है। सो व्हाट इज एनवायरमेंटल एथिक्स? एनवायरमेंटल एथिक्स क्या है? दिस इज अ मॉरल रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर। So what is nature? It includes animals, plants, rivers, seas, oceans, climate, weather, atmosphere, but it does not include the human beings. So human beings are making misuse of nature in 21st century just to fulfill their needs. लेकिन याद रखिए कि ये एक्सटेंसिव यूज इंसानों का उनके लिए अपने लिए नुकसानदेह हो सकता है। Now the debate between the nature and human relationship can be put into 4 approaches. एक एंथ्रोपोसेंट्रिज्म है, दूसरी इकोसेंट्रिज्म, तीसरी बायोसेंट्रिज्म एंड चौथी थियोसेंट्रिज्म. We will study them one by one. First one is anthropocentrism. This is an approach or an attitude which is centered on human beings. It is believed that the rest of the nature, human beings से अलहदा बाकी सारी nature जो है वो human beings के लिए useful है। Human greediness ऐसे ecological footprints छोड़ चुकी है जिसकी वजह से massive alteration और natural imbalance आ गया है, जैसे कि पानी का बेजा इस्तेमाल, बिजली का बेजा इस्तेमाल, ये सारी चीजें नेचर को डिस्ट्रॉय कर रही हैं। Now the second approach is ecocentrism which is centered on ecosystem. अब ecosystem क्या है? ecosystem में हमारी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स शामिल हैं जैसे कि सॉइल, एयर, वाटर, माउंटेन्स. Now keep in mind that these living organisms or the biotic components are dependent on the non-living. जैसे कि इंसान, animals, plants, they are dependent on the non-living component of the life. लेकिन जैसे ही ह्यूमन नेचर का बेजा इस्तेमाल करता है, इससे ना कि नेचुरल ऑर्डर डिस्टर्ब होता है बल्कि ह्यूमन बींग्स इससे खुद भी सफ़र करते हैं। Now humans are responsible for the biological life. जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है कि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है. They have the ability of thinking and perceiving world as a whole. Now Ralston was considered as a father of environmental ethics, and according to him, ecosystem is much more than sum of its parts. The third approach is biocentrism. Biocentrism में हम बायोस्फीयर को शामिल करते हैं. बायोस्फीयर इंसान को नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करने में मददगार साबित होता है जब तक कि वो उसके बाकी रिसोर्सेज को, बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डैमेज ना करे, क्योंकि ह्यूमन बींग्स अल्लाह ताला की बनाई हुई हज़ारों नेमतों में से एक है. So
Here the theory of consequentialism is involved, that the consequences, what are the consequences, what are the results of bad and good conduct of the human beings. Now what is theocentrism? Theocentrism आपके religion से related है, God-centered approach to the world. ये आपके मज़हब से रिलेटेड है, जैसे कि मुस्लिम्स, Jewish, Christians, they all believe that God is the creator of this universe. So environment belongs to God. We must take care of the environment. हमने अपने नेचर, अपने environment की खुद हिफाजत करनी है और इसे एक ऑर्डर में रखना है, ताकि इंसान इससे खुद भी मुस्तफीद हो सके और इन नेचर की भी हिफाजत कर सके.